रफ़ी साहब विरोधियों द्वारा सामने रखे गए उस सिद्धांत को ध्वस्त कर देते हैं कि वो मूल रूप से कव्वाली गायक हैं। लेकिन हजरात, अगर यही गीत जब एक मुजाहिद आज़ादी खुद अपनी ज़बान से लिखे तो जिगर से उठने वाले वो अल्फाज नूरे हकीकी बनकर कर चले हम विदा। यदि आज सूरदास जीवित होते तो वो भी उठकर तालियां बजा देते। दे दूंगी कहे कसमें खा ना हो मैं हूँ पाल की बहार की। राधिके तूने बंसी चुराई फिल्म बेटी बेटे से मेरी मुरलिया। यानी रफ़ी साहब विरोधियों द्वारा सामने रखे गए उस सिद्धांत को ध्वस्त कर देते हैं कि वो मूल रूप से कव्वाली गायक हैं। एक खूबसूरत शास्त्रीय गीत जिसके हर शब्द से भक्ति झलकती है। ये वर्षों से रफ़ी साहब के प्रशंसकों का पसंदीदा बना हुआ है। कृष्ण कन्हैया के बहुत सारे गीत हैं इस महान गायक के तो प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन ये निश्चित रूप से अन्य सभी से एक पायदान ऊपर है। यदि आज सूरदास जीवित होते तो वो भी उठकर तालियां बजा देते, इस महान प्रयास की सराहना करते। हाँ छुपाई पर न बताए। इस गाने के बोल लिखे थे जनाब शैलेंद्र ने और अपनी संगीत की धुन से सजाया था शंकर जयकिशन ने। लेके पहला पहला प्यार फिल्म सीआईडी से टीजिंग मोड में एक अद्भुत गीत। दरिया के किनारे एक भोली भाली लड़की सैर सब्जा कर रही है तो सड़क पर गाने वाले गायक धीरे धीरे और प्यार से उस प्यारी महिला को छेड़ते हैं और मूड बिल्कुल हल्का फुल्का और खुशनुमा है इस गीत का। और इस गाने को वाकई यादगार बनाने में आशा भोसले और शमशाद बेगम ने रफ़ी साहब का ज़बरदस्त साथ दिया। और सुनिए, इस गीत को संगीत में पिरोने की जो कोशिश की है वो कोई और नहीं, अपने जाने माने हज़रत मजरू सुल्तानपुरी ने इस संगीत की लड़ियों में अपने लफ्ज़ों से पिरो दिया है इस गीत को और बना दिया है सफल। लेके पहला पहला प्यार मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हम दोनों से ये गीत मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है। ये फिल्म 1961 में आई थी जिसमें एक जीवन का दर्शन पेश किया गया है और अतीत का विस्मरण यानी वर्तमान में जीने का एक दर्शन, यानी हाल फिलहाल में मन मंथन और बस एक सिगरेट लाइटर सरल गुनगुनाती धुन। हर फिक्र को तुम्हें मैं उड़ाता चला गया। और रफ़ी साहब की तो क्या प्रस्तुति है जिसमें संगीत का निर्देशन जयदेव साहब ने किया था और लिरिसिस्ट यानी गीतकार थे साहिर लुधियानवी और स्टार कास्टिंग में देवानंद और साधना ने भी इसमें काम किया है, लेकिन सिर्फ में आपको दिखेंगे देवानंद साहब। ये गीत 1962 की हिंदो चीन जंग के तारीखी पस मंज़र में लिखा गया है। चीन तिब्बत की तरफ से लड़ा था और हिंदुस्तान के हीरोज ने उनका डटकर मुकाबला किया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। गीतों में जज्बातियत, मौसीकियत, ताल और सदाकत वगैरह सभी तो खूबियाँ होती हैं, लेकिन हजरात, अगर यही गीत जब एक मुजाहिद आज़ादी
यानी स्वतंत्रता सेनानी खुद अपनी जबान से लिखे तो जिगर से उठने वाले वो अल्फाज नूरे हकीकी बनकर मुल्क का नेशनल एंथम बन जाते हैं। कर चले हम फिदा जानतन साथियों। ये मुजाहिद आज़ादी कोई और नहीं, ये गीतकार कोई और नहीं, ये लिरिसिस्ट कोई और नहीं, ये हैं जनाब हजरत कैफी आज़मी। इस गीत में फौजी देश की अजमत की बका के लिए अपने सर पर कफन बांधकर अपने लहू से धरती को दुल्हन बनाकर एक खते इम्तियाज यानी लक्ष्मण रेखा खींचना चाहते हैं, ताकि अपने लहू से खींची हुई रेखा को कोई रावण न पार कर सके। लगे छूने पाए ना सीता का दामन कोई, ये खेल था नसीब का, ना हंस सके न रो सके। बराए करम इस गाने को सुने और मुझे बताएं कि इसे उनके सरे फहरिस्त बेशुमार सैड सॉन्ग्स में से इसे सफ़े अव्वल पर क्यों न रखा जाए। लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, वो हम न थे वो तुम न थे। फिल्म चा 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 अनसंग से ये गीत कम तरजीह के तौर पर समझा जाता है और शायद इतना मकबूल भी नहीं, लेकिन गोपाल दास नीरज ने रफ़ी साहब को अब तक का सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला नगमा दिया है। इकबाल कुरैशी साहब ने धुन को सादा रखा और रफ़ी साहब ने गोल कर दिया। लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की जैसी लाइनों के साथ और कौन इंसाफ कर सकता है। ये कौन सा मुकाम है, फलक नहीं जमीन नहीं। यह आपको पुरानी यादों के साथ मिलकर अजियत और ईज़ा का एहसास दिलाता है। साज हो तुम, आवाज़ हूँ मैं, फिल्म साज और आवाज़ से यानी संगीत प्रेमियों का कहना है कि नौशाद साहब को अन्य सभी की तुलना में रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा ही हासिल हुआ। ये गीत कथक नृत्यकी की गतिविधियों पर आधारित है, जो एक शास्त्रीय संगीत रचना का अनुपम उदाहरण है। यानी कई रागों में ग़ालिबन पट्टदीप और मधुबंती पर आधारित है। ये गीत कई मनोदशाओं की खोज करता है और सुरों में मोहम्मद रफ़ी साहब विभिन्न स्तरों पर चढ़ते और उतरते हैं। जहां रफ़ी साहब और नौशाद साहब ने शास्त्रीय गायन और वादन में अपना जौहर दिखाया है, वहीं उर्दू साहित्य के अजीम शायर खुमार बाराबंकवी ने अपने शब्दों से सुसज्जित किया है इस गीत को। पायल की झनकार। सन 1952 में एक फिल्म सामने आती है, बैजू बावरा, जिसका ये गीत बहुत ही दिलकश, बहुत ही दिलफरेब और यानी एक दिलखराश अंदाज में इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। यानी इस गाने को कौन नहीं जानता। अगर कोई इस गाने को नहीं जानता तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब को भी नहीं जानता, और अगर कोई मोहम्मद रफ़ी साहब को नहीं जानता तो वो संगीत को भी नहीं जानता, और अगर कोई संगीत को नहीं जानता तो उसे मोहम्मद रफ़ी साहब का ये बेहद शानदार गाना ज़रूर सुनना चाहिए। अच्छा, फिल्म में बैजू बावरा अपने गाने के जवाब में मूर्ति को रुला देते हैं। सुन दर्द भरे मेरे नाले। और इसमें कोई संदेह नहीं कि देवता इस भावपूर्ण प्रस्तुति पर रो पड़े होंगे और आज भी हर किसी के दिल में एक वसवसा पैदा कर देती है। ये आवाज़ जो मोहम्मद रफ़ी साहब की है, यानी इस फिल्म में मुग़ल सम्राट अकबर की राज्यसभा में एक युवा संगीतकार बैजू, जो अपने पिता की मृत्यु के लिए तानसेन को दोषी ठहराता है, बदला लेने के लिए उस्ताद तानसेन को संगीत में द्वंद्व के लिए चुनौती दे देता है। बहुत सी रिवायात मशहूर हैं
इस बैजू बावरा नाम के व्यक्तित्व के लिए। वैसे दर हकीकत बैजू बावरा भारत के एक ध्रुपद गायक थे। उनको वैद्यनाथ प्रसाद और वैद्यनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। उनके जीवन के बारे में बहुत सी रिवायात हैं, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना गाकर इन रिवायतों को एक तारीखी अंदाज में पेश कर दिया और अमर बना। ओ दुनिया के रखवाले, जरा मोहम्मद रफ़ी साहब की गुलकारी की इन तानों पर तो जरा गौर फरमाइए। और साथ में मैं आपको बताता चलूं कि जनाब नौशाद साहब की मौसीकी में चार चांद लगाए थे शहंशाह गज़ल हज़रत शकील बदायूनी ने।